going to share the important concepts which are related with the Companies Act. This is the act which is named as Companies Act 1956, but there are certain latest amendments done in this act, and now it is also named as Companies Act 2013. In this lecture, we will discuss about the main important concepts which are related with the companies, and we will discuss the latest amendments also, whatever has been done in the Companies Act 2013. So let us start our discussion with the definition of a company. A company means a group of persons associated to achieve some common objective. जब कुछ लोग एक साथ मिलकर किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव से कोई बिजनेस करना चाहते हैं, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कंपनी. अब आप सोच रहे होंगे कि पार्टनरशिप भी तो यही होता है, बट देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन the company and the partnership that we discussed in our previous lectures. So let us just know the differences and let us just try to clear that what is a company, and it can be like properly explained with the help of its various characteristics and the features. Number one feature is the incorporated association. कंपनी केवल जब ही क्रिएट हो सकती है जब वो रजिस्टर हुई हो, और रजिस्टर हुई हो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग. इट कम्स इनटू बीइंग फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जो भी रजिस्ट्रेशन के बाद सर्टिफिकेट मिलता है उसे हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, और उसके अंदर जो भी डेट मेंशन है उसी दिन से कंपनी स्टार्ट मानी जाएगी. दूसरी बात, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन. हु इज नेचुरल पर्सन? द पर्सन हु हैज आईज, ईयर्स, नोज. वी आर द नेचुरल पर्सन. हम सबके पास आंखें हैं देखने के लिए, कान हैं सुनने के लिए, लेकिन कंपनी जो होती है, कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं होती, लेकिन इसकी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. इट इज कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन. इसके आंख मुंह कान तो नहीं है, बट ये उसके बावजूद भी एक पर्सन कहलाती है. इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. द थर्ड फीचर इज द सेपरेट लीगल एंटिटी दैट आई हैव क्लियर्ड यू विद द हेल्प ऑफ द सोलोमन इन द प्रीवियस लेक्चर विच आई कवर्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट. आपको पता ही है, कंपनी एक अलग इंसान होती है, और कंपनी को जो प्रमोट करता है, जो बनाता है, वो एक अलग इंसान होता है. कंपनी हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट एंटिटी. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स. द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कैन रिकवर देयर मनी ओनली फ्रॉम द कंपनी and from the property of the company. They cannot sue any promoter or any individual member who has formed that company, because company is a separate person and the person who has made the company is a separate person. That we discussed clearly in our last video, in which I discussed the case of Solomon with you. Now the next important is the limited liability. This I also cleared you in the previous lectures. कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है, जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. अगर आपने किसी कंपनी में 10 रुपए का शेयर ले रखा है और आप उसके ऊपर 4 रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अगर कंपनी कल को लिक्विडेशन में जाती है, लिक्विडेशन मतलब कंपनी क्लोजर हो रही है, क्लोज होने जा रही है, वाइंड अप होने जा रही है, बंद होने जा रही है, उस केस में ऑलरेडी यू हैव पेड 4 रुपीज. नाउ यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू पे द अनपेड अमाउंट. आपने कितना पे नहीं किया है अभी? 6 रुपए आपने जो पे नहीं किया, आपकी लाइबिलिटी केवल 6 रुपए की बनेगी. उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा अपने घर से लेकर नहीं लगाना पड़ता है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी इन द केस ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज परपीचुअल एग्जिस्टेंस. इसका मतलब होता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी. आपको पता है, कंपनी जो पब्लिक कंपनी होती है, कंपनी दो प्रकार की होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए मिनिमम 7 बंदे चाहिए. अगर वो 7 बंदे भी ना रहें, आपको पहले से ही पता है कंपनी अलग इंसान है, कंपनी को बनाने वाले अलग इंसान है, अगर वो 7 लोग भी ना रहें, बावजूद उसके भी कंपनी चलती रहेगी, कंपनी बनी रहेगी. सो दिस इज कॉल्ड एज परपीचुअल सक्सेशन. वो 7 चले जाएंगे, नेक्स्ट 7 जो आए हैं अब वो कंपनी को चलाएंगे. सो इट इज कॉल्ड एज अ परपीचुअल सक्सेशन. किसी की डेथ से, किसी की इंसॉल्वेंसी से, रिटायरमेंट से शेयर होल्डर के कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता. लॉ ने इसको क्रिएट किया है, केवल लॉ ही इसको डिसॉल्व कर सकता है. मेंबर्स आते जाएंगे, जाते जाएंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी. कहते हैं ड्यूरिंग द वार ऑल द मेंबर ऑफ वन प्राइवेट कंपनी विच इन जनरल मीटिंग वर किल्ड बाय अ बॉम्ब. एक युद्ध हुआ और प्राइवेट कंपनी की कोई मीटिंग चल रही थी, जनरल मीटिंग चल रही थी, और बॉम्ब के फेंकने से सारे मेंबर्स की डेथ हो गई. बावजूद उसके भी कंपनी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई, कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि आपको बताया गया है कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो कंपनी के अस्तित्व पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कंपनी के अब हाथ तो है नहीं, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो अगर कंपनी के बिहाफ पर कोई डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे यूज किया जाए? आपको पता ही है कि जब तक हमारे हस्ताक्षर, जब तक हमारे सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंट पर नहीं होते हैं, उस डॉक्यूमेंट को
ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको वैलिड माना जाता है अगर वो कोई लीगल पेपर है तो। अब कंपनी के केस में क्या हो, तो कंपनी के अपने खुद के एक ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं और कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है। जो भी कंपनी के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते हैं उसके ऊपर कंपनी के सिग्नेचर किए जाते हैं और उसके ऊपर एक कॉमन सील लगा दी जाती है। कॉमन सील इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, लाइक इट इज एनग्रेव्ड ऑन एवरी डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट पर कंपनी का नाम, the law has provided for the use of common seal with the name of the company engraved on it। एक कॉमन सील होती है, उस पर कंपनी का नाम एनग्रेव्ड होता है और उसी को सिग्नेचर के सब्सटीट्यूट में कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स पर किया जाता है और ये कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर माने जाते हैं। कंपनी में sue एंड बी sued इन इट्स ओन नेम। कंपनी किसी को चाहे तो उसके ऊपर केस दायर भी कर सकती है और कोई चाहे तो कंपनी के ऊपर भी केस दायर कर सकता है। नेक्स्ट इज द सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी जो होती है उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है। जब कंपनी अलग है, उसका अपना एक अलग अस्तित्व है, अपनी एक अलग एंटिटी है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी भी अलग है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगर वो आपकी प्राइवेट कंपनी है तो वहां पर तो रिस्ट्रिक्शन है शेयर्स को ट्रांसफर करने का, बट पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। आपने किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, आप किसी और को उनको बेचना चाहते हैं, इजीली आप ऐसा कर पाएंगे। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस। डेलीगेटेड मैनेजमेंट, कंपनी जो होती है, अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें, उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। अनलिमिटेड आई एम सेइंग। तो इस केस में अब कंपनी को चलाने के लिए अगर हम बहुत सारे लोगों को बुला लेंगे तो परेशानी हो जाएगी। और इस तरीके से अब कंपनी का काम कैसे देखा जाए, तो कंपनी का काम देखने के लिए जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने बिहाफ पर कुछ लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन देते हैं, जिनको आप डायरेक्टर्स भी कहते हैं। एंड दे टेक केयर द normal functioning of the company, routine business of the company. They are called as the directors. So this is the process of the delegated management in the company. When we talk about the company, there are various kinds of the companies. The companies can be classified on the basis of the mode of incorporation. और इसमें आपकी दो प्रकार की जो कंपनीज हैं वो इन्होंने यहाँ पर आपको बताई हैं। पहली है चार्टेड कंपनीज। ये जो कंपनीज होती हैं हमारी इंडिया में नहीं है। ये वो कंपनीज हैं जिन कंपनीज को फॉरेन में बनाया जाता है। जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बैंक ऑफ इंग्लैंड। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द चार्टेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड। इनका जो पावर्स हैं, जो भी बिजनेस का नेचर है, वो सब चार्टर में बताया जाता है। दीज काइंड ऑफ द कंपनीज आर नॉट अवेलेबल इन द इंडियन लॉ, सो दे आर द चार्टेड कंपनी। द सेकेंड इज द स्टैचुरी कंपनीज। ये वो कंपनीज होती हैं जिनको किसी स्पेशल एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई एक स्पेशल एक्ट पास करके इन कंपनीज को बनाया जाता है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, LIC, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि स्टैचुरी कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं। इन कंपनीज को मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जरूरत नहीं होती है। इनके लिए एक स्पेशल एक्ट पास करती है गवर्नमेंट और उसी एक्ट के अकॉर्डिंग इन कंपनीज में सारा का सारा काम चलता है। सो दे आर कॉल्ड एज द स्टैचुरी कंपनीज। थर्ड फॉर्म इज द रजिस्टर्ड और द इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जिनको प्रॉपरली बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है और क्रिएट करने के लिए इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इसमें 3 प्रकार की कंपनीज आपकी आ सकती हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड बाय शेयर्स तो वही होती हैं जो मैंने आपको बताया। आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा है और आपने पहले से ही, आपको पता है कि इट इज़ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और आपने पहले से ही कह रखा है कि दैट आई एम द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी। इन दैट केस अगर आपने 10 रुपीज का शेयर खरीदा एंड यू हैव ऑलरेडी पेड ₹4, सो व्हाट वुड बी योर लाइबिलिटी? योर लाइबिलिटी वुड ओनली बी जस्ट टू पे द नेक्स्ट ₹6 in the case if the company is going to liquidate. Otherwise, there is no responsibility on you. Companies limited by guarantee, this is the second form of the registered companies. In this, हर जो मेंबर होता है वो एक प्रॉमिस करता है कि अगर कल को कंपनी लिक्विडेट हुई, या कंपनी लिक्विडेशन का मतलब होता है अगर कंपनी बंद हुई, तो मैं इतने पैसे की गारंटी देता हूँ कि इतना पैसा मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। तो दीज काइंड ऑफ द कंपनीज आर कॉल्ड एज द कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। फॉर एग्जाम्पल, आप हैं, आपने किसी कंपनी में कहा कि दैट अगर कल को कंपनी लिक्विडेट हुई तो मैं 10,000 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन दूंगा, दैट इज माई गारंटी। तो अगर कंपनी कल को लिक्विडेट हुई तो आपकी लाइबिलिटी केवल 10,000 रुपए तक बनेगी, वॉट एवर द टर्म्स, वॉट एवर द अमाउंट यू हैव जस्ट प्रोमिस्ड एज अ गारंटी। So these kind of the companies are called as the companies limited by guarantee. The third form of the registered companies can be called as the unlimited companies. ये वो कंपनीज होती हैं जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी पर कोई लिमिट नहीं होती। अगर कंपनी कल को लिक्विडेट हुई तो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड मतलब
कि उनको जितना भी पैसा जरूरत पड़ेगी उनको वो अपनी पर्सनल एसेट से भी लाना पड़ेगा। तो ये वाली जो कंपनीज होती हैं दे कैन बी कॉल्ड एज द अनलिमिटेड कंपनीज। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर हम मेंबर्स के हिसाब से देखें, मेंबर्स मींस शेयर होल्डर्स, या जो कंपनी में मेंबर्स बने हैं या जिन्होंने शेयर होल्ड कर रखे हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज द मेंबर्स। मेंबर्स के बेसिस पर दो प्रकार की कंपनीज हो सकती हैं, इट कैन बी द प्राइवेट कंपनी, इट कैन बी द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 3(1)(3) इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में बताया गया है। प्राइवेट कंपनी होने के लिए मिनिमम जो होते हैं 2 मेंबर्स की जरूरत होती है और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। ये कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग था। अब इस 50 वाली लिमिट को 200 में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जब आप मेंबर्स की काउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप कंपनी के एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करेंगे। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें जो ये 200 मेंबर्स हैं यही आपस में एक दूसरे को शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जनरल पब्लिक को कोई भी शेयर्स ऑफर नहीं करती हैं। एंड इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स ऑल्सो। शेयर्स भी ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं किसी भी जनरल पब्लिक को। इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। जनरल पब्लिक को भी कोई आईपीओ ये इशू नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। इसी तरीके से जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के, वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहली बात, a private company restricts the right of transfer of its shares. The shares of a private company are not freely transferable as those of public companies. जैसे पब्लिक कंपनीज में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल थे, प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं हो पाएगा। प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो 2 चाहिए, मैक्सिमम 50 चाहिए, लेकिन अब कितने हो गए हैं, ये लिमिट चेंज होके 200 हो गई है। और जब आप 200 की काउंटिंग कर रहे हैं, अगर कंपनी में कोई एम्प्लॉयज हैं तो एम्प्लॉयज को आप काउंट नहीं करेंगे। एम्प्लॉयज आर जस्ट डूइंग देयर जॉब देयर। एम्प्लॉयज और मेंबर्स एक बात नहीं है, एम्प्लॉयज अलग होते हैं, मेंबर्स अलग होते हैं। प्राइवेट कंपनी कभी भी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है कि आइए हमारे यहाँ आप शेयर्स खरीद लीजिए। दे कैन नॉट ऑफर एनी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी सेक्शन 3(1)(4) में बताई गई हैं। पब्लिक कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें शेयर्स को कभी भी आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें मिनिमम मेंबर्स 7 चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। खास बात ये होती है कि ये कभी भी जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि आइए और आके हमारे यहाँ पैसा लगाइए, जस्ट परचेज द शेयर्स ऑफ अस। आप देखते ही होंगे कि कितने सारे इनिशियल पब्लिक ऑफर कंपनीज के द्वारा निकाले जाते हैं। अगर हम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के डिफरेंसेस की बात करें, सबसे पहले बात होगी मिनिमम मेंबर्स पर। मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7। मैक्सिमम मेंबर्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी में पहले 50 मैक्सिमम मेंबर्स होते थे, अब 200 हो गए हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड 2, और आपकी अगर वो पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर। Restriction on appointment of directors. In the case of public company, the directors must file with the registrar a consent to act as director. उनको एक कंसेंट भरनी पड़ती है, फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 32। तो पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स को एक कंसेंट फिल करनी पड़ती है कि वी वांट टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स भी खरीदने पड़ते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट है, उसमें ऐसा कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑन इनविटेशन टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। पब्लिक कंपनी कभी भी जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है एंड दे कैन जस्ट इशू एनी आईपीओ, बट प्राइवेट कंपनी को ये अधिकार नहीं है। द नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उनके नाम के पीछे अगर वो लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, तो एलटीडी वो लगा सकते हैं, लिमिटेड वो लगा सकते हैं। पब्लिक सब्सक्रिप्शन, प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती और जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है वो कर सकती है। प्रॉस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी के केस में प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है, प्राइवेट कंपनी में नहीं। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है दैट वी विल डिस्कस फर्दर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी में किया जा सकता है, प्राइवेट कंपनी में नहीं किया जा सकता है। स्पेशल प्रिविलेजेस, प्राइवेट कंपनी को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, पब्लिक कंपनी को नहीं दिए गए हैं। क्योरम, क्योरम का मतलब होता है कि जब कोई मीटिंग कॉल होगी तो उसमें मिनिमम बंदे कितने होने चाहिए। अगर वो आपकी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 5 मेंबर्स मस्ट बी द पार्ट ऑफ द क्योरम, और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स मस्ट बी द पार्ट ऑफ द क्योरम। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, जब भी कोई पब्लिक कंपनी फॉर्म की जाती है तो उसमें 11% नेट प्रॉफिट्स का मैक्सिमम एज अ मैनेजरियल सैलरी और रिम्यूनरेशन दिया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब प्राइवेट कंपनी स्टार्ट की जाती है तो उसमें जो पहला सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो मिलते ही प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद भी एक और सर्टिफिकेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम्ड है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी। सो दैट्स ऑल